वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है रोहित नामा एडवांस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अब आपको बोलूंगा भावी अध्यापक हूं, क्योंकि DSSB TGT PGT बैच में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और यहां पर जो इंडियन जीके का कंटेक्स्ट है, यानी कि जो इंडियन जीके का सिलेबस है, जो जनरल अवेयरनेस है, उसके लिए मैं रोहित दादेच आप सबके सामने उपस्थित हूं। चलिए बिना किसी वक्त को गवाए हम समझते हैं कुछ चीजों को। और उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा उठाते हैं, दैट जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। द फर्स्ट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया को जानने से पहले ये समझते हैं कि वाई यूरोपियन कंट्रीज अफेक्शनेट टू द इंडियन और एशियन कंट्रीज, यानी कि वो इधर की तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रही है, क्या बात है। तो समझते हैं उसको। थोड़ा समझने से पहले थोड़ा सा जो है बेसिक्स में जाते हैं, क्योंकि अगर बेसिक समझ लोगे ना और कारण समझ जाओगे तो हिस्ट्री या कोई भी मिस्ट्री को ऑटोमेटिकली सुलझा लोगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले चलता हूं, मैं एक चार्ट बनाता हूं प्यारा सा आपके लिए, जिसको हम बोलेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब मैं आपको एक एनसीईआरटी की जो है एक लाइन याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज किसे कहते हैं। आप सबने पढ़ी होगी बचपन में, ऐसी बात नहीं है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मीन्स वो एक्टिविटीज विच जनरेट द लिवलीहुड ऑफ अ पीपल, यानी कि जो पब्लिक की जनरल जो लिवलीहुड है उसको जनरेशन कर दे, उसका उत्पादन करे, वो क्या कहलाती है, आर्थिक गतिविधि कहलाती है। ठीक है ना। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी तीन टाइप की होती है बेटा। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शियरी। अब कुछ लोग आंख मिचका के बोल रहे होंगे सर हमने तो 5 पढ़ी है। बिल्कुल पढ़ी होगी भाई, मैं कहां मना कर रहा हूं। एक आपने पढ़ी होगी क्वार्टरनरी और एक आपने पढ़ी होगी क्यूनरी, है ना। बिल्कुल पढ़ी होगी, मैं कहां मना कर रहा हूं। ठीक है, वैसे तो 3 ही टाइप बोले जाते हैं और ये इसके एडवांस टाइप हो जाते हैं सर्विस सेक्टर के, क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी। मेडिकल टूरिज्म आपने पढ़ा होगा तो क्वार्टरनरी में पढ़ा होगा, है ना। अभी हम उस समय की बात कर रहे हैं 1492 की और 1498 की, जब यूरोपियन को यहां पर भारत में आना है। तो इसीलिए उस समय में चलते हैं और एक बार देखते हैं। ओके, तो वी विल सी अबाउट द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। थ्री इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज जिसमें आप क्या क्या समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो है इसमें एग्रीकल्चर आता है, कृषि से रिलेटेड सारा काम इसमें आता है। उसके बाद सेकंड इसमें आता है माइनिंग, यानी कि खनन। अगर आप पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं बेटा, पशुपालन भी इसमें आता है। और लास्ट जो है आपका, अगर आप जो है कोई बागवानी वगैरह ऐसे काम करते हैं तो वो भी, यानी कि फिशरी मत्स्य वगैरह भी इसमें आप ले सकते हो। ठीक है, अगर इन सब एक्टिविटीज से आप जो है मत्स्य पालन वगैरह, इन सब एक्टिविटीज से आप जो है अपनी लिवलीहुड का जनरेशन कर रहे हैं, तो इट मींस यू आर डूइंग प्राइमरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। एंड द सेकंड सेक्टर इज सेकेंडरी, जिसमें है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स विनिर्माण। और एक और क्वेश्चन बताते हुए चल जाऊं, आपको बता दूं कि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना जो है आज वो सबसे फर्स्ट नंबर पर है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद टर्शरी होता है आपका सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र में आपका सर्विस है। उसके बाद क्वार्टरनरी और क्यूनरी है। अभी हमारा सेक्शन इसका नहीं चल रहा, इकोनॉमिकल का सेक्शन चलेगा, ज्योग्राफी इकोनॉमिकल का जब सेक्शन चलेगा तब आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना। ठीक है, ये तीनों एक्टिविटीज जो है ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज कहीं ना कहीं सेकेंडरी एक्टिविटीज को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट थी, क्योंकि आप यूरोप के नक्शे में जाइए, वहां अधिकतर लैंड ऐसी है जहां ना तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना एनिमल हस्बेंड्री, ना माइनिंग। वहां पर रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन हर जगह पर नहीं है। तो इसीलिए इनको रिसोर्सेज की तलाश में सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना, इनको कच्चा माल चाहिए भाई, आई बात समझ में। और जब इनको चाहिए कच्चा माल, तो कच्चे माल के लिए यानी कि इनको चाहिए क्या, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल जब इन लोगों को चाहिए तो रॉ मटेरियल पर ही तो प्रोसेस करके ये क्या बनाएंगे, कोई गुड्स बनाएंगे। ठीक है, यानी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, आई बात समझ में। जब उस पर प्रोसेसिंग होगी, और उसकी खोज के लिए इन्होंने नए नए सी रूट्स का जो है वो निर्माण किया। ठीक है, तो इसीलिए नए नए सी रूट्स इनको खोजने पड़े। तो वाई दे वेंट, या वाई दे अट्रैक्ट टू इंडिया या अदर एशियन कंट्रीज। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर एक बात मैं वो बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसके वहां पर यूरोप में बहुत ज्यादा हो जाने के कारण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण ये लोग
नए समुद्री मार्गों की खोज में निकल पड़े। ठीक है, क्योंकि व्यापारी है भैया, व्यापारी कभी एक जगह पे रुक नहीं सकता। गाना सुना है, सिंदबाद द सेलर चला अपनी ही राहों में, मेरे यारों सुन लो सुन लो। ठीक है, तो समुद्री मार्ग की खोज में ये लोग जा चुके हैं। ठीक है, और समुद्री मार्ग की खोज में जब ये लोग जा रहे हैं, व्यापारिक केंद्रों की खोज में ये जा रहे हैं, तो फिर वहां पर जो है सबसे पहले जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो भारत की खोज में चलते चलते पहुंच गए अमेरिका। 1492 में वो कहां चले गए? अमेरिका चले गए क्रिस्टोफर कोलंबस। और वहीं द फर्स्ट पोर्तुगीज केम टू इंडिया इज द वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा जो है ये फर्स्ट पोर्तुगीज थे जो कहां आए? इंडिया आए। ठीक है, तो पहले पोर्तुगीज कौन बने? वास्को डिगामा। ठीक है, इंडिया आए 1498 में। कैसे आए, क्यों आए, कब आए, पूरा जानते हैं मैप के साथ। देखो, पुर्तगाल की राजधानी क्या है बेटा? लिस्बन। पोर्तुगल एक कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है, मेडिटेरियन सी के कोस्ट पर है, भूमध्य सागर के कोस्ट पर है। देखो, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो रही है, इसलिए कह रहा हूं मेरे साथ पढ़ना, तो 2 मैप लगे पढ़ना और कॉपी किताब पेन साथ में रखते चलना। बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा पढ़ते पढ़ते ही। ठीक है ना, आगे देखो इधर, तो ये देखो यहां से लिस्बन कनारी आइलैंड होते हुए, यहां से अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर होते हुए, यहां पर केप ऑफ गुड होप है, यहां पर उनको मिल गए गुजराती। और जानते हो गुजरातियों का भारी मामला चल रहा है अभी, तो गुजराती जो है वो मिल गए। और गुजराती जो पथ प्रदर्शक थे अब्दुल मजीद, उन्होंने उनको जो है बोला कि आप जो है मेडागास्कर होते हुए इंडिया पहुंच सकते हैं। तो दे सजेस्ट द पाथ ऑफ द इंडिया एंड आफ्टर दैट जो ये है कलकत्ता में पहुंच जाते हैं, यानी कि कैलिकट जो आपका बंदरगाह है, कप्पक डाबू जो पोर्ट है केरल का, वहां पर ये पहुंच जाते हैं और वहां पर इनका वेलकम करते हैं हिंदू रूलर, जिनका एक टाइटल है जैमोरिन। तो जैमोरिन इनका जो है वहां पर वेलकम करते हैं। तो ये व्यापारी है, सीधी सी बात है। बात किसकी करेगा? बिजनेस की करेगा। बिजनेस के लिए इसको केरल में क्या दिख रहा है? केरल में दिख रहे हैं इसको स्पाइसेस, यानी कि मसाले। तो ये केरल आ जाता है भाई, और केरल आने के बाद 1498 में ये मसालों का व्यापार वहां से करता है, वहां से मसाले ले जाता है, और मसाले ले जाकर वापस से कहां जाता है? वापस से जाता है अपने पुर्तगाल में, और वहां पर मसालों को बेचता है। तो इसको लगभग 60 टाइम्स प्रॉफिट होता है, 60 गुना प्रॉफिट, यानी कि 60 गुना इसको फायदा होता है। और जब किसी को 60 टाइम्स प्रॉफिट होता है तो समझ जाइए आप कि वो वापस यहां पर आएंगे। तो पोर्तुगीज में से दूसरा जो बेड़ा आता है वो जो आपके यहां पर कैब्रल है, यानी कि पेड्रो अल्वेस कैब्रल, ये दूर से दोबारा यहां पर आते हैं सेकंड मिशन लेके 1500 में, और उसके 2 साल बाद दोबारा आ जाता है वास्को डिगामा। तो 2 व्यक्ति आ चुके हैं, फर्स्ट इज वास्को डिगामा एंड सेकंड आ चुका है आपका पेड्रो अल्वेस कैब्रल। इस दूसरा पुर्तगाली तक क्वेश्चन बन जाता है, वो इज द सेकंड पोर्तुगीज टू केम टू द इंडिया। तो आप बता देना पेड्रो एल्वेस कैब्रल सेकंड मिशन लेके आए 1500 में। ठीक है, अब ये आ चुके हैं, आने दीजिए इनको। उसके बाद पोर्तुगल सरकार जो है, पोर्तुगल जो किंग है, वो बोलते हैं चार्टर पास करेंगे, और चार्टर के थ्रू एक कंपनी को भेजेंगे जिसका नाम होगा पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम ईस्ट क्यों रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा? क्योंकि बेटा इंडिया इनके ईस्ट में है। देखो आप मैप में चले जाओ, इंडिया इनके कहां पर है? ईस्ट में। ठीक है, इंडिया इनके ईस्ट में, तो इसीलिए जो है इसका नाम है पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से पोर्तुगल ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इंडिया आती है। तो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट कंपनी हु केम टू इंडिया इज, विच केम टू इंडिया इज पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका एक और नाम है इस्तादो द इंडिया। तो उस कंपनी का नाम भी याद रखना, इसका पुर्तगाल में नाम क्या है? इस्तादो द इंडिया। ठीक है ना। अब इसके कोई कंपनी आई है तो उसके कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटर भी यहां पर आएंगे। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर पावर जिसको दी गई, असाइन की गई, यानी कि अपॉइंट किया गया, द फर्स्ट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द पोर्तुगीज कंपनी इज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फर्स्ट गवर्नर इनको बनाया गया, और गवर्नर ने बनते ही इनको एक काम दिया गया कि यू गो एंड कंसोलिडेट द पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, यानी कि जाइए और पुर्तगाल साम्राज्य को वहां मजबूत करिए। अब आप सोचेंगे सर आप तो व्यापार पढ़ा रहे थे, फिर साम्राज्य कैसे बोल दिया? अरे भाई एनसीईआरटी पढ़ी होती तो ये प्रश्न मुझसे नहीं, आप अपने आप से पूछते, यानी कि ट्रेड टू टेरिटरी। आपने ये वर्ड सुना होगा कि कैसे ये ट्रेड करते करते किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर लेते थे, और इसी चीज को तो कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है? कॉलोनिज्म, यानी कि ये अपनी कॉलोनी बनाते थे। तो इस कंसेप्ट को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम कि क्या होता है कॉलोनिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद।
चिंता मत करिए, थोड़ा सा ब्रिटिश वगैरह सबको आने दीजिए, उसके बाद इसको भी पढ़ा जाएगा। अभी पोर्तुगीज पे फोकस रहने दीजिए, ठीक है। देखते हैं आगे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये 1505 से 1509 यानी कि जो है यहां पर रहे, और ये की पॉलिसी लेके आए जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत खतरनाक पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको समझते हैं। देखो आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको कुछ जो है हॉर्मुज की वाटर संधि, ये देखो आप यहां पर आइए, यहां कुछ हॉर्मुज की जल संधि वगैरह ये पाई जाएगी, ठीक है ना। तो वो सब हम पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, अभी केवल टॉपिक को समझिए, बाकी आपको टेंशन मत लीजिए। जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे अच्छी तरीके से, आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, जैसे ही पुर्तगाली सेकंड यहां पर आया, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लेके आए एक ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि कार्टेज प्रणाली। इसको समझते हैं ये क्या है बेटा। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब होता है शांत जल की नीति। जल शांत कैसे रहेगा, इंडिया के आसपास देख लीजिए जली जल है, कैसे इधर अरेबियन सी है हमारे कौन से कोस्ट पर, वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे बंगाल की खाड़ी है, तो वहीं नीचे जो साउथ में आप चाहेंगे तो वहां पर क्या है, हिंद महासागर है। और तीनों जगह पर अगर कोई आता है, कोई भी जहाजी बेड़ा, इट मीन्स अगर कोई भी आपका जो है जहाज, अगर कार्गो शिप वगैरह कोई भी आता है तो उस पर एक टैक्स लिया जाएगा, इनकी तरफ से एक फीस ली जाएगी जिसका नाम होगा कार्टेज। यानी कि अगर आप कार्टेज देते हैं तो आप इनकी परमिशन से आएंगे। ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी मोनोपोली को बढ़ा रहे हैं, यानी कि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली को क्रिएट करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी को इंटरेक्टिव करने के लिए, उसको इंटीग्रेटेड करने के लिए यहां पर क्या लेके आई है, कार्टेज प्रणाली लेके आई है, कार्टेज सिस्टम लेके आए। और इसके जनक कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन पक्का आ सकता है, लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए बेटा कि जो मैंने आपको बताया, अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए और कहीं ना कहीं मोनोपोली को जो है ल्यूक्रेटिव स्पाइस ट्रेड के लिए, यानी कि ल्यूक्रेटिव स्पाइस ट्रेड क्योंकि सबसे ज्यादा स्पाइस है, मैंने बताया ना, स्पाइस यहां से लेके गए, पीटर सोल्ट यानी कि आपका शोरा जिसे कहते हैं बारूद, वो भी लेके गए यहां से, तो कई सारी चीजें यहां से लेके जाएंगे। तो उन सब पर मोनोपोली स्टेब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं ये आपके जो है आपके पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए कहीं ना कहीं ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने यहां पर अप्लाई की। इस ब्लू वाटर पॉलिसी पर सबसे अच्छा काम कौन करेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अगले गवर्नर आते हैं अपने अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और ये इस ब्लू वाटर पॉलिसी को सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। और इनको बोला जाता है इनको बोला जाता है एक तरीके से ट्रू क्रिएटर ऑफ पोर्तुगीज, यानी कि रियल वास्तविक संस्थापक। इनको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन आ सकता है, वो इज द ट्रू क्रिएटर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इज अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने तो अपने मिशंस को इस तरीके से चलाया कि इन्होंने तो एक बहुत ही शानदार काम यहां पर कर दिया। आइए समझाता हूं मैं आपको। देखो, इन्होंने सबसे पहले तो जो थे अरब, इजिप्टियंस यानी कि मिस्र निवासी, और जो गुजरात के जो सुल्तान थे, इनको हराया। और हराकर जो है बैटल ऑफ दीव में पुर्तगाल ने उनको बिल्कुल क्रश कर दिया, ठीक है। और उसके बाद गोवा को भी सीज कर लिया, दमन, दीव, गोवा, ये तीन इन्होंने जो है टेरिटरी को जीत लिया। गोवा, दमन और दीव, इन तीन टेरिटरी को जीत लिया। इसके अलावा अपनी आर्मी में बोला कि जाइए ज्यादा से ज्यादा जो है इंडियन विमेन से मैरिज कीजिए, ताकि क्या हो, इनका डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ सके। अब ये बहुत बड़ा शब्द बोल दिया मैंने, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस पर भी चर्चा करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, क्योंकि ये सब ज्ञान छुपा हुआ है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी को भी पढ़िए, इधर उधर से पढ़ने के बजाय एनसीईआरटी के सार को पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा है। और या फिर आप देखिए सीधा एक चैनल रोहित नामा एडवांस मैथमेटिक्स, जहां आपको बिल्कुल सही, सटीक और बिल्कुल जो है आपको जो आपके लक्ष्य पर ले जाए, ऐसी श्योरली बेनिफिट वाली चीजें मिलेगी। तो आप देखिए दोस्तों, गोवा जीत लेंगे और गोवा को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इनकी पहली फैक्ट्री कोचीन में थी, कैलिकट में, ठीक है। उसको ये जो है शिफ्ट कर देंगे गोवा, और भारत में अपनी राजधानी किसको बना लेंगे, अपनी कैपिटल भी बना लेंगे, किसको, गोवा को। तो पोर्तुगीज अपनी कैपिटल गोवा को बना लेते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है उनके प्रयासों से। आगे चलते हैं बेटा, फर्स्ट इज एंड आफ्टर दैट जो लास्ट है वो नीनो, इसके बाद भी बहुत है होने में तो, ठीक है। लेकिन हमने कहा ना, हमें आपका सिलेबस टारगेट करना है, आपको वही चीजें देनी है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में है, जो आपके आएगी, जहां पर आप फोकस कर सको। वरना बेटा जीके इतनी अथाह है
कि अगर मैं चाहता तो केवल आज इसी बात पर समय निकाल सकता था कि यूरोपीय भारत क्यों आए, इस पर मैं 10 घंटे भी आपके साथ क्लास ले सकता हूं। तो वो लेवल के पेपर के लेवल की बात है, आपके लेवल को देखते हुए हम बिल्कुल सही चीजें आप तक पहुंचाएंगे। तो ये निनो डी कूना है। निनो डी कूना जो है वो पोर्तुगीज इंटरेस्ट को इंडिया में आगे बढ़ाने लगे और इन्होंने जो है अपना हेडक्वार्टर मूव कर दिया कहां पर, कोचीन से गोवा में। ठीक है, तो पहले जहां कोचीन था अब हेडक्वार्टर कहां आ गया इनका, गोवा में, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो निनो डी कूना का ये काम है। इसके अलावा फिर एक सेंट, आपने फ्रांसिस जेवियर का नाम सुना होगा, ये एक बहुत ही फेमस सेंट है जिनके गोवा में एक चर्च भी है। ये भी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ पर लाए गए थे, उनको साथ में एक गवर्नर लाए थे और इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज का जो है बहुत ज्यादा इन्होंने साथ मिला इनको, और उससे यहाँ पर भारत में क्रिश्चियन रिलीजन जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ। तो वो चीज भी आपको जो है बताई जाएगी। अब देखिए, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है यूरोपियन एडवेंट को लेकर, ठीक है, तो इसीलिए हम इस पर ज्यादा आगे बात नहीं करेंगे। आगे देखिए बेटा, मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं आपको। वो क्या है कि यूरोपियन जो है, ठीक है, जो यूरोपियन पोर्तुगीज जो है उनकी एक और कुछ चीज थी। वो सबसे बड़ी चीज क्या थी, 1556 डेट याद रखना बेटा, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी इंडिया में, गोवा में, वो इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, गोवा में इस्टेब्लिश की गई, आपको याद रखना है। इसके अलावा टोबैको कल्टीवेशन यानी कि तंबाकू की खेती जो है वो इंडिया में इनके द्वारा की गई। ठीक है, तो तंबाकू की खेती हो गई, टोबैको कल्टीवेशन हो गया, वो इंडिया में इन्हीं के द्वारा किया। कल्टीवेशन, तंबाकू पहले भी आता था, मंगाते थे इजिप्ट वगैरह, यहां से खेती इन्होंने करना सिखाया। इसके अलावा टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है, ये चीज भी हम पुर्तगालियों की देन ही मानते। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज अगर हम पढ़ना चाहें छोटी सी मात्रा में तो हम ये पढ़ सकते हैं, बाकी बड़ा तो बहुत है। इसीलिए जो है ये आप देख सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन सकता है। लूट लो इस चीज को यहां से। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ये कुछ क्रम है और अभी एक रामबाण ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि ट्रिकें हमें याद होनी चाहिए। हम जो जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं वहां पर जरूरी नहीं सारी चीजें हमें कंसेप्ट से याद हो जाए, अगर ट्रिक भी पता है तो भी, क्योंकि मुझे तो दोनों काम करने हैं। आपको एक कंसेप्ट से भी चलाना और दूसरा इस तरीके का भी आपके हाथ में अस्त्र देना है, ताकि आप इजीली जो है यू गेट आउट द आंसर, और यू गोट आउट द आंसर एंड यू डू इट फॉर योर सक्सेस। देखिए बेटा कैसे। फर्स्ट इज पोर्तुगीज कंपनी कब आई, 1498 में, और उनका प्लेस कौन सा था, कालीकट केरला। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में गुजरात में। ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। अब बोलते हैं डच, डच जो होते हैं बेटा ये नीदरलैंड के निवासी होते हैं। द रेजिडेंट ऑफ नीदरलैंड इज कॉल्ड डच, यानी कि हॉलैंड। ठीक है, आज पहले हॉलैंड था, फिर उसके बाद नीदरलैंड हुआ। इनकी राजधानी कैपिटल है बेटा एम्स्टर्डम। उसके बाद बेटा डेनिश कंपनी की बात करें तो ये है डेनमार्क की कंपनी। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन प्रस्ताव, ये भी हम पढ़ेंगे। कोपेनहेगन समिट्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, चिंता मत करिए आप। ठीक है, कोप 21, कोप 1 सब समझाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच यानी कि फ्रांस, नसेसी चढ़ गई हो, सुना है ना, पेरिस। ठीक है, पेरिस में इसका कैपिटल है। ठीक है बेटा, तो ये इनके टाइम देखें। सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रांस आया। आइए इस चीज को एक ट्रिक में देख लेते हैं। तो ये ट्रिक आपकी आ चुकी है, पुत्र अड़ा और डेट फंसा। मैं फिर बता दूं, ये ट्रिक मेरी नहीं है, ये जो चलती आ रही ट्रिक्स है जो आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा ना जहां से भी जो अच्छी चीज मिलेगी आप तक पहुंचाने का काम मेरा है। तो पुत्र अड़ा और डेट फंसा यानी कि ये है आपकी सबसे पहली कंपनी पुर्तगाल, आप यहां से याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका है अ से अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है डच, डी से आपका हो गया डच कंपनी, है ना। उसके बाद आपका आ गया डेनिश कंपनी, और उसके बाद आपका हो गया फ्रांस यानी कि फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपकी रामबाण ट्रिक, पुत्र अड़ा और डेढ़ फंसा। हो गया ना काम एक बार में। तो ये इनका एडवेंट का क्रम था, यानी कि यूरोपियन एडवेंट क्रम। आपसे ऑर्डर कोई पूछ ले तो अब आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, पुत्र को अड़ा दो और डेढ़ को फंसा दो। ठीक है ना, तो पुत्र अड़ा और डेढ़ फंसा ये ट्रिक आपके पास आ चुकी है। इसके बाद जो है आपके लिए एक और चीज मैं लेकर आया हूं कि देखिए, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ये आपका अगला टॉपिक होगा, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन्होंने यूरोपियन कंपनीज को किस तरीके से, यूरोपियन जो अदर यूरोपियन कंपनीज थी
उनको किस तरीके से इन्होंने जो है खत्म किया, यानी कि आपके पोर्तुगल, उसके बाद डच के बाद डेनिश और लास्ट में फ्रांस, और फिर उसके बाद इंडियन स्टेट्स को किस तरह से इन्होंने जो है कॉन्क्वेस्ट किया। इस चीज को भी हम पढ़ेंगे आगे, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे साथ जो है जुड़े रहेंगे। एक लाइव लेक्चर मेरा है, उसको केवल सुन लेना, क्योंकि वो थोड़ा ब्लर आया था तो इसीलिए जो है मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है, तो आप उसको भी देखते हैं। और थैंक यू बच्चों। और ये भी याद रखना, ये जो चैनल है ना रोहितनामा एडवांस में, रोहितनामा इट मींस सुपर क्वालिटी, यानी कि रोहितनामा एक पर्यायवाची है, सिनोनिम है सुपर क्वालिटी के। ठीक है, तो आपको यहाँ सुपर क्वालिटी ही मिलने वाली है, और ऐसे ऐसे टीचर्स की टीम है जो केवल और केवल आपको अपने टॉपिक्स अपनी सफलता के लिए जो है आगे बढ़ाएंगे। तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू। मिलेंगे आप वापिस से। धन्यवाद।